गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, अपस्फीति। उसमें बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आ गए हम, और आज हम लोगों को बात करनी है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मौद्रिक नीति। भाई ये क्या है यार, देखो। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई। लेकिन अब आरबीआई नहीं, अब एमपीसी। एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। राइट सोनी वर्मा, गुड इवनिंग। मॉनेटरी पॉलिसी is a monetary policy committee is a 6 member committee। ये 6 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें से 3 मेंबर आरबीआई के हैं एंड 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो ये 6 member कमेटी है, और इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स आरबीआई के और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के। तो 6 मेंबर है एवरी 2 months, हर 2 महीने में। थोड़ा सा रेजोल्यूशन चेंज कर लो सोनी जी, आप बढ़ा लो, बाकी अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के पास 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 2 types of instruments are there in the monetary policy of RBI। पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में मात्रात्मक यंत्र, और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में गुणात्मक या मूल्यात्मक या व्यवहारात्मक यंत्र। ये 2 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए, नंबर 1 रेपो रेट। तो दोस्तों, रेपो रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। नेक्स्ट कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में कहते हैं सीआरआर। नेक्स्ट स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे कहते हैं एसएलआर।
and the last quantitative instrument is open market operation. दोस्तों क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में नंबर 1 मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। नंबर 2 रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साखों की राशनिंग। तीसरा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, हिंदी में उपभोक्ता साख संचालन। नेक्स्ट इज मोरल प्रेशर, ये ऐसे कहते हैं मोरल सुइसेन, नैतिक तनाव। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष तनाव, प्रहार, प्रत्यक्ष प्रहार। दोस्तों दिस इज द कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी, और ये आरबीआई की मौद्रिक नीति है। इस नीति में आरबीआई पूरे हिंदुस्तान में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप लोग कि 2 प्रकार के यंत्र हैं, पहला क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, कंज्यूमर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन मुक्त बाजार प्रचलन। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसमें है मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है क्या? दूसरा है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मोरल प्रेशर और डायरेक्ट एक्शन। राइट नाउ ये इस समय चल रहा है 5.65%, 5.65%। और दोस्तों एमएसएफ भी सेम चल रहा है 5.65%। और जो रेपो रेट है वो चल रहा है 5.40%। दोस्तों जो हमारे हिंदुस्तान में रिवर्स रेपो रेट है, विपरीत रेपो दर है, वो चल रहा है 5.15%। ये 5.15%। और दोस्तों ये जो सीआरआर और एसएलआर हैं ये है 4% और ये है 18.75%। These are the current rates in our country and the policy ratio. दोस्तों अब आगे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, और बैंक रेट, रेपो रेट एंड क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब चलेगा गुरु ज्ञान। ना बैंक रेट, बैंक दर क्या होता? बिल्कुल सिंपल। हाँ भाई ले आए, अभी आ रहे। तो दोस्तों बैंक दर, बैंक रेट क्या होता है ज़रा ध्यान सुनना। बैंक रेट का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर सपोज मैं हूँ आरबीआई और आप सभी लोग हैं बैंक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। दोस्तों मैं हूँ आरबीआई और आप सभी लोग हैं बैंक। तो जब आप लोगों को अर्थात बैंकों को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और आप लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे पापा पापा, क्योंकि आरबीआई सही बैंकों के कौन है? पापा हैं। तो आप जब मेरे पास आएंगे और कहेंगे पापा पापा मुझे ना लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, दीर्घकालीन ऋण। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण का मतलब होता है फॉर मोर देन 90 डेज। सो दोस्तों द रेट एट विच आरबीआई विल प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन टू ऑल द कमर्शियल बैंक, दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ more than 90 days, so the rate is called bank rate. I think you all are getting what I am discussing here, कि बैंक रेट का मतलब है जिस रेट पर आरबीआई सभी बैंक्स को 90 दिनों से ज़्यादा अर्थात लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन ऋण देती है, उसे अपन लोग बैंक रेट कहते हैं। और इस समय हमारे हिंदुस्तान में वर्तमान में बैंक रेट 5.65% चल रहा है। अब देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। तो वेरी सिंपल,
अभी बैंक रेट में आप लोग मेरे पास आए और कहा कि आरबीआई मुझे लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। अब जिस रेट पर आरबीआई आप सभी लोगों को शॉर्ट टर्म लोन देगा, अल्पकालीन ऋण देगा, दैट रेट वुड बी कॉल्ड रेपो रेट। और इस समय हमारे हिंदुस्तान में जो रेपो रेट है वो है 5.40%। इसका मतलब जिस रेट पर आजकल बैंकों को आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालीन ऋण दे रहा है वो चल रहा है 5.40% पर। तो इसे अपन कहते हैं रेपो रेट। अब दोस्तों एमएसएफ क्या होता? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एमएसएफ का मतलब है, बस एक लाइन में समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ये। किसी बैंक के पास अचानक से पैसा खत्म हो गया, किसी बैंक के पास अचानक से पैसा नहीं बचा और इमरजेंसी में उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो बैंक आरबीआई के पास आ गई और उसने कहा पापा पापा सिर्फ एक रात के लिए पैसा दे दो, अगले दिन ले लेना। सो दोस्तों जिस रेट पर आरबीआई सभी बैंकों को एक रात के लिए लोन दे, ओवरनाइट लोन दे, उस रेट को हम कहेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। दोस्तों चलिए एक बार कॉमन सेंस से बताइए कि अचानक से अगर बैंक एक रात के लिए इमरजेंसी में लोन लेने आएंगी तो आरबीआई महंगा रेट लगाएगी या सस्ता? कमेंट में जल्दी से कमेंट लिखिए। अच्छा, अगर अचानक से आरबीआई को बैंक आरबीआई से पैसा लेने आएंगी तो आरबीआई ज्यादा पैसा चार्ज करेगी या कम? आई नीड दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज कमेंट इट फास्ट। सो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो आरबीआई के पास बैंक लोन लेने आई तो बैंक जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट, सोनी वर्मा, कुमुद रंजन, अनिल पाल। दोस्तों तो आरबीआई क्या देगी? रोहन तुम बताओ, सस्ता या महंगा? महंगा देगी। क्योंकि क्यों महंगा देगी जल्दी बताओ? क्योंकि उसको जरूरत है और वो अचानक से पैसा लेने आया। इसे दोस्तों हमेशा अपने दिमाग में इंस्टॉल करके रखिए कि जो एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है। और इस समय वो हमारे बैंक, बहुत बढ़िया सोनी वर्मा, तुम बन गई और सिलेक्ट हो जाओगी तुम बिल्कुल। योगेंद्र सिंह तुम भी सिलेक्ट होने वाले हो, बहुत बढ़िया। पंकज जी बहुत बढ़िया, ज्यादा लेगी, बड़ा सही जवाब दे रहे हो तुम लोग और अर्थशास्त्री बन चुके हो भाई सब हैं। दोस्तों ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, कितना होगा इस समय चल रहा है 5.65%। बन गए भाई, सब बन गए, सिलेक्ट हो गए ना। नेक्स्ट देखो दोस्तों आगे चलते हैं। सो रिवर्स रेपो रेट, ये देखो मैडम जी खूब बतिया रही हैं व्हाट्सएप पर। हाँ जी मैडम, रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। भाई ये बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ क्या सबको समझ में आया? जिसको नहीं आया वो एक लाइन में याद रखे। बैंक रेट का मतलब जिस रेट पर आरबीआई सभी बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन दे 90 दिनों से ज्यादा। रेपो रेट जिस रेट पर आरबीआई सभी बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन दे 90 दिन से कम। एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब है ओवरनाइट लोन दे, एक रात के लिए ऋण दे। एंड द लास्ट वन इज रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। अब भाई विपरीत रेपो दर का मतलब है, चलिए आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाइए फिर मैं बताऊंगा रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। हाँ भाई आइडिया लगाएंगे क्या? आइडिया, हाँ जो मैडम कहेंगी। मैडम बताइए आइडिया लगेगा क्या मैडम? हाँ भाई। तो दोस्तों रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर, जल्दी से आइडिया लगाइए। दोस्तों इसके अलावा व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि मान लो अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो गया, बैंकों की अगर लिक्विडिटी ज्यादा हो गई और बैंकों के पास ज्यादा कैश आ गया, वेरी गुड नेम सिंह जी, तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। स्वयं हनुमान जी भी नहीं तुम्हें रोक सकते सिलेक्ट होने से। ठीक है जी, नेम सिंह
अनिल पाल जी तुम भी बिल्कुल सिलेक्ट होगे, कोई भी नहीं रोक रहा तुम लोग को। कॉस्टली की स्पेलिंग तुमने बहुत बढ़िया रखी है अनिल पाल जी। सिलेक्ट तो बेटा तुम्हें दुर्गे मैया भी करवा देगी। चलो दोस्तों अब देखिए रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर क्या होता है। विपरीत रेपो दर का मतलब है जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाए। भाई तुम लोग सही बताना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मैडम कह रही है क्या कर रहे हैं आप, कैसे पढ़ा रहे हैं? जल्दी बताओ भाई, रिवर्स रेपो रेट विपरीत रेपो दर क्या होता है? ध्यान से सुनिए, जल्दी कमेंट करो तब बताएंगे रिवर्स रेपो रेट, वरना नहीं बताएंगे। दीक्षा हैं? दीक्षा, दीक्षा सिंह बोल रही है गुड इवनिंग, तो क्या करें भाई? रिवर्स रेपो रेट तभी बताएंगे जब आप लोग बताओगे। भाई कैसा समझ में आ रहा, जल्दी बताइए। देखो सोनी वर्मा कह रही सर समझ नहीं आ रहा है। तो सोनी वर्मा जी क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? मैं तो इतना समझा रहा कि बैंक रेट मतलब लॉन्ग टर्म 90 दिन से ज्यादा, रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म। हाँ, रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म 90 दिनों से कम। अरे रुको यार, रिवर्स रेपो रेट का मतलब जरा ध्यान सुनिए। अगर सभी बैंक्स के पास मान लो लिक्विडिटी, तरलता, द मनी अवेलेबिलिटी, द कैश बहुत ज्यादा हो जाए, अगर सभी बैंक के पास कैश बहुत ज्यादा हो जाए, तो दोस्तों बैंकों के पास जब पैसा बहुत ज्यादा होगा तो बैंकें उस पैसे का क्या करती हैं? इन्वेस्ट करती है मार्केट में। जरा ध्यान सुनना, बैंक वहां पर इन्वेस्ट करती है बाजार में। पढ़ा लेने में, तुम लोग यहाँ से जाओगे तब तो पढ़ाएंगे। तो दोस्तों बैंक उस पैसे को मार्केट में करती है इन्वेस्ट। अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा है तो मान लो तो फिर बैंक उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। मान लो बैंक ने उस पैसे को बाजार में इन्वेस्ट कर दिया, तो दोस्तों वहां पर रिस्क है या नहीं? मान लो बैंक किसी शेयर मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, बैंक किसी को लोन दे सकती है। लेकिन जरा आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया या मान लो मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो वहां पे है रिस्क। तो कैसा रिस्क है? उठा के बोल दो सर इन क्लास। अगर मान लो शेयर मार्केट लुढ़क गया तो बैंक का पैसा डूब जाएगा, या मान लो किसी ने लोन ले लिया तो वो लोन लेकर विजय माल्या की तरह भाग गया, रफू चक्कर हो गया, नीरव मोदी की तरह। अगर मान लो बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा हो तो बैंक उसे कहीं जाकर इन्वेस्ट करेंगी। अगर बैंक उसे कहीं जाकर इन्वेस्ट करेंगी तो वहां पर रिस्क है। तो जब बैंक के पास पैसा बहुत ज्यादा होगा तो उसको डिपॉजिट करने का सबसे सेफ प्लेस कहां है? जल्दी से बताएं कमेंट में, सोनी वर्मा स्पेशली आप। तो सबसे सेफेस्ट प्लेस जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो कहां है? दोस्तों सबसे सेफेस्ट प्लेस है आरबीआई के पास। अर्थात जब सभी बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा तो बैंकें उसे उठाएंगी और आरबीआई के पास रख देंगी। चूंकि आरबीआई के पास रखेंगी सौरभ तिवारी, बहुत बढ़िया, तो आरबीआई कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर देगा। उस रेट को, उस ब्याज दर को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सोनी वर्मा अभी तुम गई थी, को समझ में नहीं आ रहा, अब तुम बहुत बिल्कुल सही जवाब दे रही हो। दैट इज कॉल्ड आरबीआई। तो जब सॉरी यार, पानी लगा, नॉर्मल लाना ना। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो बैंकें अपना वो पैसा उठाएं और आरबीआई को रखें, आरबीआई के पास रखें। तो जब आरबीआई के पास रखेंगी तो आरबीआई उसे इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इसकी मीनिंग है जिस दर पर आरबीआई सभी बैंकों के अतिरिक्त जमाओं को अपने पास रखता है, द रेट एट विच आरबीआई कीप्स द एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स और एक्सेस रिजर्व्स
of it with the RBI. So that is called reverse repo rate, विपरीत रेपो दर। और दोस्तों जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा है और आरबीआई के पास रखने जा रही है तो आरबीआई कम इंटरेस्ट देगा या ज्यादा? कॉमन सेंस से बताइए जल्दी से मुझे। तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कम। तो हमेशा याद रखना कि ये रेपो रेट से हमेशा कम होता है और आजकल 5.15% चल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रेपो रेट। अब बात करते हैं जरा सीआरआर, अब बात करते हैं जरा कैश रिजर्व रेशियो। वेरी गुड सौरभ तिवारी। कैश रिजर्व रेशियो अनिल पाल चुपचाप पढ़ ले, ज्यादा मत बोल। दोस्तों तो दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, जरा ध्यान से, न्यूली चेंज्ड। तो कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर क्या है? जो भी बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट आया, जो भी बैंकों के पास लोग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी में जो भी पैसा जमा करके गए और शाम को कुछ ना कुछ शाम तक निकाल के भी ले गए, अब जो भी आज का टोटल डिपॉजिट बचा उसे एक्चुअली कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लेकिन आप लोग समझ लीजिए सिर्फ टोटल डिपॉजिट। जो भी आज टोटल पैसा बैंक में आया, कुछ पैसा शाम तक गया और जो शाम को पैसा रह गया वो आज का टोटल डिपॉजिट। तो हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम प्रतिशत उठाकर आरबीआई के पास रखना होता है, जिसे अपन लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो जो भी बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट्स बचा उसका एक मिनिमम प्रतिशत बैंकों ने आरबीआई को दिया, उसे हम कहेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों ये तो हो गया सीआरआर की एक बिल्कुल बेसिक मीनिंग, सीआरआर का एक बिल्कुल बेसिक मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है जो भी बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट आता है उसका एक मिनिमम परसेंटेज बैंक उठाकर आरबीआई को देती है, तो इसे सीआरआर बोलते हैं। लेकिन अब सुनिए इसके बारे में कुछ एडवांस बातें और थोड़ा और डीप में ज्ञान। नंबर 1, सीआरआर इज मैंडेटरी, सीआरआर इज कंपलसरी, अर्थात हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज आरबीआई को देना ही पड़ेगा। सो इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी। और दोस्तों जरा एक बात बताइए आप लोग, चूंकि मैंने कहा इट इज कंपलसरी, ये मैंडेटरी, तो आपको एक बात और बता देते हैं कि सीआरआर इस समय चल रहा है 4%, 4%। पहले कभी सीआरआर मिनिमम 0 हो सकता था, मिनिमम 3% हो सकता था और मैक्सिमम 15%। लेकिन दोस्तों 2006-07 के लगभग में एक CFS, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ने रिपोर्ट दी, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ने रिपोर्ट दी, एंड दैट CFS कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम वाज हेडेड बाय नरसिम्हन। तो नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आई, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, और उस कमेटी ने ये इसके मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को खत्म कर दिया। अर्थात आज सीआरआर मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100% भी हो सकता है। तो दोस्तों दिस इज सीआरआर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आप लोग अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम प्रतिशत आरबीआई के पास रखेंगे, अर्थात सीआरआर, दैट मस्ट बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। वो सिर्फ नगद, वो सिर्फ कैश के रूप में होता है, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं। दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग जो मुझे सीआरआर देते हैं, मैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता। अरे इंटरेस्ट तो आप भूल जाइए, मैं उसे कभी वापस भी नहीं करता। वो एक तरह की फी है, चार्ज है। चूंकि बैंक हर एक आरबीआई हर एक बैंक को रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई हर एक बैंक को कंट्रोल कर रहा है, तो उससे एक तरह की कंट्रोल, एक तरह की रेगुलेशन की फी लेता है, बस आप इतना मान लीजिए। तो ऐसे हम कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो, CRR। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात,
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसे हम CRR में जानने चाहेंगे कि जमा कैसे होता है। आज आपके पास टोटल डिपॉजिट आया माइनस टोटल विड्रॉल हो गया, जो पैसा बचा आरबीआई कहता है उसका 4% आज की डेट में आप अपने पास रख लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए। कल जो आएगा टोटल डिपॉजिट उसका भी 4% रख लीजिए, परसों जो आएगा उसका भी 4% रख लीजिए, रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए 4%। 15वें दिन और एग्जैक्टली सुन लो, एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे, एक फ्राइडे छोड़ दूसरे फ्राइडे को, तीसरे छोड़ चौथे फ्राइडे को, ऑल्टरनेट फ्राइडे जितना भी आपके पास टोटल डिपॉजिट का 4% बच रखा है वो उठाकर आरबीआई तक पहुंचा दो। अर्थात सीआरआर को बैंक्स हर रोज के बेस पर अपने पास मेंटेन करती हैं। 14वें दिन महीने में 2 बार आरबीआई तक हर ऑल्टरनेट फ्राइडे को पहुंचा देती हैं। तो ऐसे कहेंगे द कंप्लीट ज्ञान अबाउट द CRR। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, कोई सवाल है तो पूछिए। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। थैंक यू सौरभ। दोस्तों, अभी आप लोगों ने अपने टोटल डिपॉजिट का जो भी पैसा आ रहा था माइनस जो भी पैसा जा रहा था, जो बच गया था टोटल डिपॉजिट, अभी आप लोगों ने अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज आरबीआई को दिया तो उसे CRR बोला। लेकिन अगर आप अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज अपने पास रख लें तो उसे SLR बोलेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात। आई थिंक आप लोग समझ गए कि जो भी बैंकों के टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज अगर बैंक अपने आरबीआई को दे दें तो CRR, टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज अपने पास मेंटेन कर लें तो SLR। क्लियर है? अगर एक लाइन में CRR SLR समझने तो आपने समझ लिए, अपने पास रखेंगे तो SLR, आरबीआई को देंगे तो CRR। लेकिन आप थोड़ा सा ज्ञान और एक्स्ट्रा लीजिए कि CRR की तरह SLR भी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। अर्थात बैंकों को जमा करना ही पड़ेगा, अपने पास रखना ही पड़ेगा। एक और बात, ये इस समय 18.75% चल रहा है। पहले ये मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 40% तक हो सकता था। लेकिन अब आरबीआई ने भाई भारत सरकार जो कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आई तो 2007 से लमसम से इनको मिनिमम मैक्सिमम लिमिट खत्म कर दी। तो आज की डेट में ये 0 से लेकर 100% तक हो सकता है, जिसे हम SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। थैंक यू सो मच। तो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपने CRR जो था वो नगद के रूप में आरबीआई के पास रखा था, लेकिन जो SLR है, नेम सिंह जी, तुम ये 19.5 मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? पहले तुम ये क्लियर करो। दोस्तों, ये इसकी पहले जो ये नगद के रूप में आपने CRR रखा, लेकिन जो SLR है वो कैश और लिक्विड एसेट्स दोनों के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे एक नया टर्म आया, कॉपी में लिखें अपनी, लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्तियां। लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्तियां। तो दीज आर दोज एसेट्स विच आर हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये वे संपत्तियां हैं जो तुरंत की तुरंत नगद में परिवर्तित हो जाएं। बता रहे होंगे सर, ये हर क्लास में ऐसे ही आगे आगे बताते हैं। नेम सिंह जी को ज्यादा आता होगा इसलिए ये बता रहे कि CRR वो SLR 19.5% है। नेम सिंह साहब, जब मैंने यहाँ 14.75 लिखा है तो ये तुम 19.5 क्यों चुलचुला रहे बीच में? तो आप बता रहे हो तो प्लीज ना बताएं, क्योंकि हमें आता है। और आप अगर ये पूछ रहे हैं तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि 18.75% है। क्लियर नेम सिंह? तो दोस्तों, इसके अलावा जो SLR है वो आप नगद या तरल संपत्ति के रूप में रख सकते हैं अपने पास। तरल संपत्तियां मतलब वे संपत्तियां जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे फॉरेन करेंसी हो गया, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, तो इन्हें हम लोग कहते हैं लिक्विड एसेट्स।
भाई गोल्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, फॉरेन करेंसीज हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि ये तुरंत मार्केटेबल होती हैं, तुरंत की तुरंत अपन इसे बेच सकते हैं। तो हमेशा, थैंक यू सो मच नेम सिंह जी, तो हमेशा जो एसएलआर है वो बैंक नगद के रूप में भी रखें, या आरबीआई ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास जो पैसा है आ रहा उसका नगद रखो ना, आरबीआई ने बैंकों से कहा कि बेटा एक काम करो, गोल्ड में लगा दो, फॉरेन करेंसी में लगा दो, जो आए वो अपने पास रख लो एसएलआर के रूप में। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार आखिर आरबीआई क्यों करवाता ये सब कि अपने पास रखो पैसा। तो दोस्तों इसलिए कि जिससे बैंक्स के पास हमेशा लिक्विडिटी, तरलता मेंटेन रहे। अर्थात मतलब अगर मान लो ऐसा ना हो तो बैंक्स क्या हैं? बैंक्स आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बैंक पैसा कमाने के लिए हैं, अर्थात बैंकें पैसा कमाती हैं। बोलो जी, बैंक पैसा कमाने के लिए हैं, अर्थात बैंकों के पास जो भी पैसा आ रहा है बैंक उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देती हैं। तो मान लो भी बैंक में मैं 4 लाख रुपए जमा करके आया आज सवेरे, बैंक ने उसे उठा के इन्वेस्ट कर दिया। 2-3 घंटे बाद मैं बैंक में पहुंच गया कि बैंक वो मेरे 4 लाख में से 3.5 लाख दे दो। लेकिन अगर बैंक मुझसे कहे भाई साहब वो तो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं ही नहीं, भाई साहब मैं बैंक वाले बंदे को कॉलर पकड़ के निकालूंगा, मुंह में टुल्ले टुल्ले मारूंगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं दे रहा और वो तो मेरे डिपॉजिट्स हैं, देना पड़ेगा उसे। तो आप लोग सुनेंगे कि आज इस बैंक में परेशानी हो गई, कल उस बैंक में लठ पड़ गया, यहां थप्पड़ घल गए, वहां थप्पड़ घल गए। तो आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से हियर के so that the exact amount of liquidity can be maintained in the bank. For that purpose RBI has made it mandatory to maintain the SLR with itself. तो अगर मैं आप लोगों को CRR और SLR एक लाइन में बताऊं जिससे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, तो दोस्तों ऐसे याद रख लीजिए कि मान लो आज बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया, कुछ पैसा निकल गया, शाम को रह गया 100 रुपए। एवरीबॉडी कितना? 100। तो आरबीआई कहता है बैंक से भाई एक काम करिए, 4 रुपए 100 रुपए के मुझे दे दो और 100 रुपए के 18.75 अपने पास रख लो। बोलो क्लियर? बचा 77.25% या 77.75 जितना ही बचा, 25 वो आप माचिस की तिल्ली लेकर आग लगा दो। वो आप जहां इन्वेस्ट करना है वहां इन्वेस्ट कर दो, जो करना है वो कर दो, कोई मतलब नहीं है मुझे। बस मुझे मतलब है मेरे सीआरआर से और आपके एसएलआर से। आप मुझे सीआरआर दीजिए और एसएलआर रखिए, बस बाकी का पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करिए, तो उसे अपन कहेंगे सीआरआर और एसएलआर। बोलो जी, समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन, बड़ा ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर एक टर्म आया है मार्केट, बाजार। सो व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज बाजार? तो मार्केट का मतलब है अ प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहां पर हम लोग चीजों को, थैंक यू सो मच आर्यन जी, ओके, दैट इज कॉल्ड दोस्तों, अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन। जरा ध्यान सुनना, मार्केट वर्ड आ रहा है, मार्केट का मतलब मुझे समझ में नहीं आया सौरभ तिवारी। मार्केट का मतलब होता है बाजार, तो मुक्त बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है आरबीआई और बैंक्स आपस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती हैं और बेचती हैं। सपोज ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अभी ये मतलब ग्लास ऑफ टी नहीं है, कप ऑफ टी। दोस्तों ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट? इसे आरबीआई सभी बैंक्स को बेचेगी,
या सभी बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्हें खरीदेगी। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स, आरबीआई और बैंकों के बीच सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना मुक्त बाजार प्रचलन और ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों ये हुआ कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी। यस, जैसे डिवेंचर, शेयर्स जो भी हो, तो अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एक्चुअली शेयर और डिवेंचर नहीं कहेंगे, बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती, जो बेचते हो खरीदते, वो आपको फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में पता चल जाएगा। और जब वित्तीय बाजार में ये टर्म आएगा तो फिर हम आपको एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और अपने आप बताएंगे कि देखो जो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था कि वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई और बैंक आपस में बेचे और खरीदें, तो देखो ये है वो। तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल लोड मत लो। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हिंदी में सरकार की प्रतिभूति को आरबीआई और बैंक आपस में खरीदते हैं और बेचते हैं, दैट्स इट। तो दोस्तों इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो एक बार आप लोग इन्हें पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आए जल्दी से मुझे पूछो। ये समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट में ये भी लिख दें कि समझ में आ गया। ओके पंकज, लास्ट वाला एक बार और। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है सरकार और आरबीआई आपस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकार की प्रतिभूतियों को बेचती हैं और खरीदती हैं, तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। चलो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं जरा, गुणात्मक यंत्र आ गए क्या? है क्या इनके पास, कंप्यूटर में है? इन्फ्लेशन के ना, सिर्फ वहां है ना। लिख के मतलब मेल करो, क्या आई नीड एमसीक्यू? मतलब टाइम्स कोचिंग इतना बड़ा हो रहा, मेल वेल चल रहा भाई, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना भाई। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है, देखो जो भी बैंक्स जब आरबीआई के पास लोन लेने जाएंगी तो किसी ना किसी टाइप की सिक्योरिटी, प्रतिभूति लेकर जाएंगी कि आरबीआई आरबीआई ये रख लो और इसके बदले लोन दे दो। कोई लिमिट नहीं होती बेटा 100 रुपए वाली, चाहे इतना खरीद सकती बेच सकती। तो आरबीआई के पास बैंक सिक्योरिटी रखेगी और कहेगी बैंक बैंक आरबीआई आरबीआई ये सिक्योरिटी रख लो और इसके बदले मुझे लोन दे दो। क्लियर है? लेकिन दोस्तों इसके बदले मुझे लोन दे दो ऐसा आरबीआई कहेगी, लेकिन इसको अच्छी तरह जरा समझिए कि आरबीआई उसी सिक्योरिटी के बराबर का लोन देगी, कम का देगी या ज्यादा का देगी। जल्दी से कमेंट में बताएं, जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करें जिससे मैं जल्दी जल्दी आगे पढ़ा पाऊं। जल्दी से सवाल का जवाब दें कि जो भी बैंक्स आरबीआई के पास लोन लेने जाएंगी तो कोई ना कोई सिक्योरिटी रखेंगी। अब वो सिक्योरिटी कम अमाउंट की होगी, ज्यादा अमाउंट की होगी या बराबर अमाउंट की होगी, ये मुझे बताएं जल्दी। सौरभ तिवारी, पंकज, विकास सनोडिया ने कहा कि कुछ कम। बाकी के कहाँ गए भाई तुम लोग, शेर लोग? सोनी वर्मा देखिए आ चुकी हैं कम। अब इन्हें पूरा समझ में आ रहा भाई। अभी ये कह रही थी कि सर पहली बार पढ़ रहे इसलिए कम समझ में आ रहा। सोनी वर्मा जी कहाँ से हैं आप और अब कितना समझ में आ रहा? सौरभ तिवारी सर क्लियर हो गया। अरे क्लियर नहीं यार, कुछ और पूछा मैंने। ज्यादा अमाउंट की होगी सिक्योरिटी, मतलब लोन कम देंगे। वेरी गुड। और बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, क्या 4-5 ही ऑनलाइन है क्या? इतने हजारों एडमिशन है, बाकी के बच्चे कष्ट नहीं करते जवाब देने का। सौरभ तिवारी ने कहा क्या पूछा सर? सौरभ तिवारी अब तो पूछ लिया, अब दोबारा नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, तो जब बैंक्स आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखेंगी, मैनपुरी से, ओके, नेताजी के इलाके से हैं आप, हैं? वेरी गुड।
वीडियो बफरिंग हो गई थी, इक्वल होना चाहिए अंबुज। गलत है जवाब तुम्हारा। दोस्तों जब बैंकों के पास, मान लो बैंक आरबीआई के पास 20 करोड़ की सिक्योरिटी लेकर गई और आरबीआई से कहा, आरबीआई इस सिक्योरिटी को अपने पास रख लो और मुझे लोन दे दो, तो मान लो आरबीआई ने लोन दिया 17 करोड़ का। कितना कम दिया दोस्तों? 3 करोड़। उसी 3 करोड़ को कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट? जरा ध्यान से सुनना। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बैंक टू द आरबीआई and the actual loan amount granted by RBI to the bank। दोस्तों जो बैंकों ने आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखी उसका मूल्य और जो आरबीआई ने ऋण दिया उसके मूल्य के बीच का अंतर कहलाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। नेक्स्ट देखो दोस्तों, कंज्यूमर नहीं, नेक्स्ट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। वेरी सिंपल। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है, साखों की राशनिंग का मतलब है, यहां पर एक टर्म देखिए RATION, राशन। और दोस्तों आपने ये वर्ड कई बार सुना है, राशन शॉप, राशन कार्ड, जहां पर होता है कोटा, बीपीएल का कोटा, एपीएल का कोटा। दोस्तों राशन शॉप में कोटा होता है, यहां पर भी रेशनिंग का मतलब है कोटा, क्रेडिट का मतलब है लोन, तो इसका मतलब हो गया लोन का कोटा। लोन का कोटा का मतलब है दोस्तों आरबीआई ने सभी बैंक्स के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग लोन देने का कोटा बना रखा है। आरबीआई ने सभी बैंकों के अलग 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 एक्टिविटीज के लिए अलग 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 लोन देने का कोटा फिक्स कर रखा है, उसे कहते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो साखों की राशनिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है इट इज द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा बाय आरबीआई फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। आरबीआई द्वारा बैंकों के विभिन्न गतिविधि हेतु विभिन्न ऋण का कोटा निर्धारित कर देना रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहलाता है। अच्छी तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस मुझे आप लोग सुनते रहें। जैसे आरबीआई ने बैंकों से कहा कि सुनो जी, आप लोग जो भी लोन दे रहे हैं दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका 18% एग्रीकल्चरल सेक्टर में दीजिए। आरबीआई ने बैंकों से कहा भाई साहब जो भी आप लोन दे रहे हैं ना दीजिए, लेकिन 15% माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को दीजिए, 10% आप वीकर सेक्शन को दीजिए, इतने परसेंट हेल्थ और इतने परसेंट एडुकेशन की दीजिए। अर्थात आरबीआई ने बैंकों के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग लोन देने का कोटा बना दिया। इसे कहेंगे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साखों की राशनिंग। बोलो जी समझ में आ गया? भाई देखना कौन है। इसे कहेंगे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साखों की राशनिंग। बोलो क्लियर है? एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, दैट इज कॉल्ड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साखों की राशनिंग। बोलो समझ गए? इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में कि आरबीआई ने बैंकों के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग लोन देने का कोटा बना दिया है। सो इसे हम कहेंगे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साखों की राशनिंग। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग आज जाकर किसी किताब में या गूगल पर पढ़ें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। क्या पढ़ें दोस्तों? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता दूं तो प्रायोरिटी सेक्टर्स का मतलब है कि भारत सरकार ने कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, दोज हु आर बैकवर्ड, जो पिछड़े हैं, और दोस्तों जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, दोज हु आर बैकवर्ड एंड वेयर द डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, और जहां विकास की बहुत आवश्यकता है, वहां पर दोस्तों आरबीआई उन सेक्टर्स को भारत सरकार प्रायोरिटी सेक्टर्स कहता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे वीकर सेक्शन हो गया,
जैसे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग हो गया दोस्तों, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे सेक्टर्स आर कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर्स, और इनको देना है लोन मैंडेटरी, अनिवार्य तौर पर, तो उसे कहेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, लैंडिंग लोन देना, नॉर्म्स NORMS रूल्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देने से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। और आरबीआई ने कहा सुनो बैंक, जो भी आप लोन देती हैं इसका 40%, इसका 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है, तो उसे बोलेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। और उसी में कहा 18% एग्रीकल्चर को, 15% यहाँ, 10% वहां, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसे कहेंगे अलग अलग एक्टिविटीज बैंकों की, अलग अलग लोन देने का कोटा निर्धारित किया आरबीआई ने, और उसे कहेंगे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख नियंत्रण। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख संचालन का मतलब आप 3-4 बार इस टर्म को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, कंज्यूमर उपभोक्ताओं को, क्रेडिट जो भी बैंक्स लोन देती हैं, उससे रिलेटेड रेगुलेशन संचालन कौन करता है? आरबीआई। खत्म। सो व्हाट इज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन? जो भी बैंक्स अपने कंज्यूमर्स, बैंक्स अपने उपभोक्ताओं को ऋण देती हैं, लोन देती हैं, उससे संबंधित गाइडलाइंस, उससे संबंधित रेगुलेशन, नियम कानून कौन बनाता है? आरबीआई। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर को क्रेडिट देने से संबंधी रेगुलेशन। दैट्स इट दोस्तों। लेकिन यहां पर एक बात जान लीजिए, कैसे नियम कानून? कि आरबीआई सभी बैंकों से कहता है कि भाई साहब देखिए, जो भी आप लोन दे रहे हैं दीजिए, लेकिन उसका बेटा एक काम करो, डाउन पेमेंट ऐसी बना लो, इंस्टॉलमेंट ये होना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए। ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी रेगुलेशन, ऐसे सलाह आरबीआई देता है, क्योंकि ये क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर भावनात्मक तरीके से, गुणात्मक तरीके से, व्यवहारात्मक तरीके से आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हमारे पापा हम लोगों से कहते हैं, बेटा सुबह उठ के पढ़ा करो, ज्यादा दिमाग में याद रहता है, दिमाग शांत रहता है उस समय, बेटा टाइम टेबल बना के पढ़ो। इस तरीके से जैसे हमारे पापा हमें गाइडलाइंस देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आरबीआई भी सभी बैंकों को समझाते हैं कि बेटा जी एक काम करिए आप लोग, कि जो कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं उसमें ये ऐसे ऐसे तरीके से दीजिए जिससे ज़्यादा लोन रिकवर हो जाए और आपको नुकसान भी ना हो। तो इसे हम कहेंगे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। लेकिन चूंकि एक बात आप नोट में मेंशन कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें अभी के अभी, कि मैंने कहा कि वॉट एवर द लोन्स गिवन बाय द बैंक टू देयर कस्टमर्स, आरबीआई इज देयर फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। कि जो भी बैंकें अपने ग्राहकों को ऋण दे रही हैं उससे संबंधित नियम कानून आरबीआई बना रहा है। लेकिन यहां पर एक बात नोट कर लें कि जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन देना है वो आरबीआई तय नहीं करता। चूंकि मैंने आपसे कहा कि जो भी बैंक लोन देंगी उससे संबंधित गाइडलाइंस आरबीआई बनाएगा, लेकिन किस इंटरेस्ट रेट पर देना है वो आरबीआई तय नहीं करेगी, वो तय बैंक स्वयं करेंगी। हमेशा याद रखना दोस्तों कि द रेट एट विच बैंक्स प्रोवाइड लोन टू देयर कस्टमर्स इज डिसाइडेड बाय द बैंक इंडिविजुअली। कि वह दर जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण दे वो स्वयं बैंक निर्धारित करती हैं, ना कि आरबीआई। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है दोस्तों? अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों। अगर बैंक तय कर रही होती तो, अगर आरबीआई तय कर रही होती तो सभी बैंकों के होम लोन का रेट क्या होता दोस्तों? सेम होता। सभी बैंकों के कार लोन का रेट क्या होता? सेम होता। चूंकि तय कौन कर रहा है? बैंक इंडिविजुअली, नॉट आरबीआई, इसलिए सभी बैंकों के कार लोन, होम लोन, फलाना लोन, ढिमाका लोन, इनके रेट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं भैया बुद्धि में कुछ घुस रहा या नहीं, कुछ समझ में भी आ रहा, या बाबा जी ऐसे ही प्रवचन देने में लगे हैं कि जलेबी दिख रही है, ऐसा तो नहीं चल रहा कहीं? तो दोस्तों समझ में आना चाहिए। बोलो जी यस, जल्दी से मुझे बताएं। नेक्स्ट है मोरल प्रेशर और सोसेन। सौरभ तिवारी ने कहा बिल्कुल सर। क्या आगे तो बोल दो बिल्कुल सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों नेक्स्ट है मोरल प्रेशर और सोसेन, नैतिक तनाव। ये क्या होता? जैसे कि आरबीआई सभी बैंकों के पापा, जैसे कि आप लोगों के पापा, आप लोगों को मेनी टाइम्स
मोरली प्रेशराइज करते हैं। अच्छा जी, सोनी वर्मा कह रही हैं, अब समझ में आ रहा है इनको, बहुत बढ़िया, शाबाश। विकास सनोडिया, सौरभ तिवारी, सोनी वर्मा, अंबुज कुमार, तुम लोग कुछ कर जाओगे जिंदगी में, याद रखना। दोस्तों बहुत सही तरक्की पर हो बेटा, लगे रहो। अभी क्या है, मोरल प्रेशर का मतलब कई बार आप लोगों के पिताजी आप लोगों को मोरली प्रेशराइज करते हैं। राजू कुमार जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, अभी अभी आए हैं क्या? दोस्तों कभी कभी हम लोगों के पापा हम लोगों को मोरली प्रेशराइज करते या नहीं? किस प्रकार से, सुन लो फिर। कई बार पापा कहते देख बेटा बड़ा हो गया, मेरी बात मान जा, पढ़ाई में ध्यान लगा ले, अब उसका पीछा छोड़ दे, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। मेरी भी इसी चक्कर में हो गई थी दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, कभी कभी आप लोगों के पापा आप लोगों को मोरली प्रेशराइज करते हैं, या ऐसे तो सबके करते ही होंगे। वो देख शर्मा जी का लड़का, वो देख उसने ये कर लिया वो कर लिया, और साथ में 2-3 कॉम्प्लीमेंट्री गालियां भी सुना देते हैं बेटा। तो ऐसे जिस तरीके से हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स हम लोगों को मोरली प्रेशराइज करते हैं, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से आरबीआई भी। ओके सोनी वर्मा जी, बैंकों के पापा सभी बैंकों को गाइडलाइंस देते हैं कि बेटा देख, वॉट एवर द गाइडलाइंस ड्रॉन बाय मी, you guys please follow it. So RBI sometimes make pressure to the banks, and banks have to follow the guidelines drawn by RBI. और sometimes RBI persuades the bank. कई बार RBI बैंकों को परसुएड करके, बहला फुसला कर, कई बार RBI प्रेशर डालकर बैंकों से कहती है फॉलो द गाइडलाइंस ड्रॉन बाय मी, कि जो मैं गाइडलाइंस बना रहा हूं उसे आप लोग फॉलो करें। तो इसे अपन लोग कहेंगे मोरल प्रेशर। थैंक यू नीतीश कुमार। इसे अपन कहेंगे नैतिक तनाव। दोस्तों कई बार आरबीआई के गवर्नर ओरली बोलते हैं, ओरली, कि बेटा मान जाओ मेरी बात। और कई बार आरबीआई लेटर लिख लिख कर, मेमो लेटर्स भेज भेज कर बैंकों में भेजती है, कहती है लल्ला ये रूल फॉलो करो, वो फॉलो करो। तो इसे कहेंगे मोरल प्रेशर। हाँ भाई आ गए क्वेश्चंस। मोरल प्रेशर और सुसैन। एंड दोस्तों द लास्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन। जरा ध्यान से सुन लो, डायरेक्ट एक्शन मतलब पिताजी समझा समझा के थक गए कि बेटा मत जाओ उसके पीछे, लेकिन बेटा तुम क्यों मानोगे, उम्र का तकाजा जो है। नहीं माने। एक दिन आपके पिताजी ने आपको देख लिया, कहाँ? किसी गार्डन में। तब तो दोस्तों कुछ नहीं कहा, क्योंकि जरा सोच के देखो कि पिताजी वहां क्या कर रहे थे। अरे बेटा पिताजी के बारे में ऐसी बात नहीं सोचते दोस्तों। तब तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे आप घर पर पहुंचे, दरवाजे के बाहर एक लठ तैयार खड़ा था, तो उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्शन। मुझे लगता है समझ गए आप लोग। If banks do not follow the guidelines drawn by RBI, then RBI has the right to de-recognize or cancel the license of the bank or can impose any kind of penalty on them. दोस्तों यदि आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को बैंक पालन नहीं करेंगी, तो बैंकों के पास ये अधिकार है, आरबीआई के पास, कि बैंकों के लाइसेंस को जब्त कर दें या कैंसिल कर दें या किसी भी प्रकार की पेनाल्टी लगा दें। उसे अपन कहेंगे डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष प्रहार। ये देखिए दोस्तों, कमेंट पढ़ा दो इन लोगों को सबको, ऐसे ही ये बकवास कर रहे हैं कि क्या मैडम क्या दिक्कत है, बताइए भाई। देखिए सबको समझ में आ रहा है। नीचे जाइए, अभी नए नए कमेंट दो। ओए विकास सनोडिया, अनिल पाल, सौरभ तिवारी, सोनी वर्मा, नीतीश कुमार, जल्दी जल्दी कमेंट दो, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई या नहीं। अंबुज कुमार, पर्सनल लाइफ से रिलेट कर समझाया है तो ज्यादा समझ में आता है सर। मस्त सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। सोनी वर्मा, यस सर, जैसे आरबीआई पेनाल्टी लगा देती है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ओए क्या
वेरी नाइस टीचिंग सर, यस बिल्कुल सब कंफर्म हो गया, बहुत सुंदर, आ गई थोड़ी थोड़ी। सोनी वर्मा अभी थोड़ी थोड़ी आ रही तुझे, जल्दी आ जा, नेताजी के जमाने से, नेताजी के इलाके से है ये लड़की, मैनपुरी। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब देखो एग्जाम के क्वेश्चंस बता दूं मैं। सबसे पहला एग्जाम का क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, तो टिक मारेंगे आरबीआई। दूसरा सवाल दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए होती है, तो आंसर नंबर 1 हो सकता है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के नियंत्रण के लिए। दूसरा आंसर हो सकता है सही आंसर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति के नियंत्रण के लिए। और तीसरा सही जवाब कंट्रोलिंग लिक्विडिटी, तरलता के नियंत्रण के लिए। दोस्तों तीसरी बात कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितने कौन इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक क्वांटिटेटिव मात्रात्मक यंत्र है या नहीं है, तो है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, क्योंकि अगर आपको पता है बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो आप टिक मार सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा क्वालिटेटिव कौन से, तो आपको पता होना चाहिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, इशूइंग ऑफ डायरेक्ट एक्शन, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तीसरा सवाल आएगा इनमें से कौन सा एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, तो आपको बैंक रेट से लेकर डायरेक्ट एक्शन तक सारे इंस्ट्रूमेंट पता होने चाहिए। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि इनके अंदर से कुछ भी आ सकता है जो मैंने अभी तक डिस्कस किया। अगर आप लोग जस्ट 2 मिनट के अंदर और 1 मिनट के अंदर पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को समझा सकते हैं, क्लियर है, तो जरा देखना। हाँ देखिए जरा एक एक करके जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से कि बैंक रेट क्या है, जिस रेट पर आरबीआई सभी बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन दे 90 दिन से ज्यादा। सुनते आना, इस समय चल रहा है कितना, 5.60%, नेक्स्ट 65%। नेक्स्ट है रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई सभी बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन दे मतलब 90 दिन से कम। एमएसएफ का मतलब जिस रेट पर आरबीआई ओवरनाइट लोन दे, एक रात के लिए लोन दे। रिवर्स रेपो रेट का मतलब जब बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए वो बैंक जाके आरबीआई के पास रखें, जिस रेट पर आरबीआई उसे रखेगा उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर का मतलब होता है दोस्तों हर एक बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर का मतलब दोस्तों क्या, हर एक बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज अपने पास रखना होता है। अगर आरबीआई के पास रखेंगी तो सीआरआर बोल देंगे, अपने पास रखेंगी तो एसएलआर बोल देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी जगह पर भी सिमिलरली इसी तरीके से बोल रहे हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट आप लोगों को पता है, और नहीं भाई एमसीक्यूज बोलो, टाइप्ड पड़े हैं कंप्यूटर में, बोलो उनको एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के। सो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं मार्जिन, इसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव आप लोगों को पता है। तो दोस्तों ये हो गए एग्जाम के सवाल और ये हो गई मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन चूंकि क्योंकि क्लास का नाम है जीएस स्पेशल, क्या नाम है भाई, स्पेशल। और जैसे कभी कभी मैं अपनी मम्मी को फोन करता और मम्मी का हो रहा हो, तो मम्मी कहती बस कछु नहीं बैठे हैं, तो फिर हम कहते हैं और मम्मी कब बनाओ आज, तो मम्मी कहती है आज हम लोगों ने स्पेशल बनाओ, तो हम कहते हैं स्पेशल को मतलब, तो मम्मी कहती खीर पूड़ी कचौड़ी ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल इन एट होम ऑन सम ओकेजन, राइट। अभी अगर हम बात करें कि जीएस स्पेशल, तो स्पेशल ये नहीं कि आप लोगों को ये मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा दी, रेट्स बता दिए, खत्म। लेकिन स्पेशल क्या है, वो ये जो अब अपन डिस्कस करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, अब अपन बातें करेंगे वेरी प्रैक्टिकली कि आखिर इस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज क्या है। आखिर आरबीआई ने इसके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया है, आखिर आरबीआई इसको कंट्रोल कैसे करता है। अब उनसे बोलो तो कैसे कंट्रोल करता है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहली बात जो सबको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई, जिसको नहीं पता वो सीख ले, मनी सप्लाई मुद्रा की आपूर्ति, हिंदी माध्यम के भाई बहनों के लिए मुद्रा की आपूर्ति तरलता को कम करेगी। और वहां देखो जरा, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति या लिक्विडिटी को आरबीआई बढ़ाएगी। बोलो क्लियर है। अब कैसे कम करेगी कैसे बढ़ाएगी, ये बात नहीं सीखी तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ समझ में नहीं आना। अब जरा ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों कि अभी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैंक रेट, बैंक दर। अभी मेरा काम हो गया खत्म, आप लोग अपना काम स्टार्ट करें और जल्दी से मुझे बताएं कि बैंक रेट हो गया, ठीक है बंद कर दो, पूरा दे दो कमेंट। दोस्तों ये देखिए मैडम क्या कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों
तो दोस्तों बैंक रेट इन्फ्लेशन के समय क्या होगा, जल्दी बताइए। इन्फ्लेशन के, हाँ, इन्फ्लेशन के समय बैंक रेट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, समझदार बच्चे समझ गए भाई, क्यों ज्यादा होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्योंकि अगर मान लो आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो इसका मतलब है सभी बैंकों को अब आरबीआई महंगे रेट पर लोन दे रहा है, और महंगे रेट पर बैंकें लोन लेंगी कम, तो बैंकों की मनी सप्लाई लिक्विडिटी होगी कम। अगर मान लो बैंकों के पास बहुत कम पैसा आया तो और बैंकों को महंगे रेट पर मिला तो बैंक अपने कस्टमर्स को भी महंगे रेट पर लोन देंगे, और महंगे रेट पर कस्टमर्स लोन लेंगे कम, लोगों की जेब में पैसा होगा कम, लोगों की मनी सप्लाई होगी कम, लोगों की लिक्विडिटी होगी कम, लोगों की जेब में जब कम पैसा होगा तो लोगों की डिमांड होगी कम, और डिमांड होगी कम तो प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं इन्फ्लेशन वो होंगे कम, और बोल बम। मुझे लगता है आप लोग समझ गए। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों रेपो रेट। भाई बम बोल लो बम, आज सावन का आखिरी सोमवार है, बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं, बम बोले। क्या क्या तुमने हमें वो वाले सर समझ रखा क्या। दोस्तों दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। अब रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर आरबीआई सभी बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन दे रही है तो ये रेट भी बढ़ जाएगा। आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं चलेगी दोस्तों, और जब तक चलेगी जब तक आप चाहेंगे, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा इसके बाद अपन अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमारा नया टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में है और वो है डिमांड एंड सप्लाई। सो मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई नहीं। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई के द्वारा के बारे में कब पढ़ाना है सर। रोशन सिंह, बैंकिंग लोकपाल के बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास नहीं चल रही है। लेकिन आप लोग बैंकिंग लोकपाल, इंग्लिश में बोलते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बेशक बता दूंगा, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन भारत में सबसे पहली बार 1997 के लगभग में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इस समय जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन चल रहा है स्कीम वो चल रही है 2006 बैंकिंग ओम्बुड्समैन के मुताबिक अगर कोई बैंकों में कोई समस्या आती है, अगर आप बैंक में गए और बैंकों ने आपकी सर अभी ज्वाइन किया हूं एंड अच्छे से समझ में आ रहा है, वाह राजू वाह क्या पुत्र बेटा, अभी भी ज्वाइन किया और अभी भी समझने लगा तू, ये स्टाइल है मेरा, किसी और को आता नहीं, मेरा जाता नहीं। दोस्तों तो जब बैंकों में कस्टमर किसी भी प्रकार से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है बैंकों की सेवाओं के लिए, तो वह जाकर बैंकिंग लोकपाल के पास, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास शिकायत कर सकते हैं, तो इसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन कहते हैं। पहले इसका क्लेम मैक्सिमम 10 लाख तक था, अभी उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। सो दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बाकी की बहुत सारी बातें हैं कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन की नियुक्ति आरबीआई बैंकों के जो सीनियर जनरल मैनेजर्स और मैनेजर्स होते हैं उनको करती है, और बैंकिंग लोकपाल को अपॉइंट आरबीआई करती है, और इनका टेन्योर 3 साल होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं रोशन सिंह, मेन बात मैंने आपको बता दी है। ओके ना, अब दोस्तों एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, जल्दी बताइए ये क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा अभी। अच्छा, तो दोस्तों एमएसएफ में भी आरबीआई सभी बैंकों को महंगे रेट पर लोन दे, एक रात के लिए लोन दे रही है, तो इस रेट को भी आरबीआई बढ़ा देगा। तो एक्चुअली तीनों रेट्स को आरबीआई बढ़ा देता है, चाहे वो बैंक रेट हो, एमएसएफ हो या रिवर्स रेपो रेट हो। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। जल्दी से बताएं रिवर्स रेपो रेट का क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाएं। हाँ जल्दी बताएं रिवर्स रेपो रेट का क्या होगा, दिमाग लगाएं दोस्तों। रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा। जिसे समझ में नहीं आया वो मुझसे सुने कि अभी ये चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में 5.15%, अर्थात आरबीआई ने, कॉल करके मुझसे बात करो, अभी आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो रेट है, विपरीत रेपो दर है, एक काम दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब रिवर्स रेपो रेट, हाँ तो इस समय 5.15% चल रहा है। मान लो आरबीआई इसे कर दे कम 3%, गए आ जाओ बैंक के, ज्यादा पैसा है ले आओ 3% पर रख जाओ, तो आरबीआई से बैंक के कहेंगे ऐसा है 3%,
अपनी जेब में डाल लो, नहीं आ रहे तो बैंकें नहीं आएंगी। इसका मतलब है बैंकों इन्फ्लेशन के समय देश में पैसा ज्यादा है और आरबीआई को वो पैसा अपने पास खींचना है, मनी सप्लाई कम करनी है। तो ऐसे टाइम पर अगर आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया, मान लो 5.15% से कर दिया 10%, 10% कर दिया, तो बैंक कहेंगी वाओ 10% इंटरेस्ट आरबीआई देगा, तो बैंकें अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट ना करके आरबीआई के पास इन्वेस्ट कर देंगी, अर्थात आरबीआई के पास रख देंगी। तो बैंकों का पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया, बैंकों की मनी सप्लाई और लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दिमाग लगाएं और जल्दी से बताएं सीआरआर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। अभी आप लोगों के पास जो भी टोटल डिपॉजिट आ रहा था, आरबीआई ने कहा लल्ला 4% मुझे दे जाओ सीआरआर, तो अब आरबीआई इस सीआरआर को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इस सीआरआर को इंक्रीज कर देगा। अब कहेगा बेटा 4 बार से काम नहीं चल रहा, अब तुम 10% दो मुझे, तो बैंकें अपना ज्यादा परसेंट आरबीआई के पास रखेंगी, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी या मनी सप्लाई हो जाएगी कम। सीख गए आप लोग दोस्तों। इसके बाद एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जरा दिमाग लगाइए कि आरबीआई चाहता है मार्केट में पैसा कम से कम जाए, मार्केट में कम से कम जाए। अभी सीआरआर है 4 और ये है 18.75, मान लो मार्केट में जा रहा है लगभग 77%। आरबीआई चाहता है मार्केट में 77% ना जाए, तो आरबीआई क्या करेगा दोस्तों, नहीं सौरभ तिवारी, एसएलआर को भी बढ़ा देगा। आरबीआई कहेगा लल्ला 10% सीआरआर दो 4 की जगह, और ये 18.75 की जगह 30% दो रखो। तो ये 30% रखेगी, 10% देगी, तो मार्केट में सिर्फ 60% जाएगा, लिक्विडिटी और मार्केट की मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने 2 काम बताए, या तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करेगा या आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करेगा। जल्दी से मुझे बताए कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करेगा या बाय करेगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। दोस्तों आरबीआई इन्फ्लेशन के समय अपनी सिक्योरिटी बैंकों को सेल, बेचेगा या बैंकों की सिक्योरिटी बाय। जरा दिमाग लगा के बताएं आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आरबीआई सेल करेगा या बाय। लेकिन मैं इतना सा जानने बताने से पहले कि आरबीआई चाहती है कि सभी बैंकों के पास पैसा कम बचे, कम, बस इतना याद रखना है। अब जल्दी से बताओ आरबीआई सेल करेगा या बाय। दोस्तों आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज बैंकों को बहुत बढ़िया सौरभ तिवारी, सेल कर देगा, जिससे आरबीआई जब ये सिक्योरिटी बैंकों को बेचेगा तो बैंकों का पैसा स्क्वीज होकर आरबीआई के पास आ जाएगा और यहां पर डिफ्लेशन में बाय करेगा। दोस्तों मार्जिन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, सीमांत आवश्यकता, तो आप लोग याद करो, अभी आप लोग 20 करोड़ की सिक्योरिटी आरबीआई के पास लेकर गए थे, मतलब बैंक्स, और बैंकों ने लोन दिया था, आरबीआई ने मात्र 17 करोड़ का, 3 करोड़ मार्जिन रिक्वायरमेंट था। इन्फ्लेशन के समय आरबीआई चाहती है बैंकों के पास पैसा जाए कम, ऐसे टाइम पर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट वो 3 करोड़ को बढ़ाएगा या घटाएगा। ऐसे टाइम पर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, अर्थात बैंक को 17 करोड़ की जगह सिर्फ 10 करोड़ या 12 करोड़ की सिक्योर लोन देगा, 20 करोड़ रखेगा। इसका मतलब है मार्जिन रिक्वायरमेंट कम। दोस्तों ये हो गया इन मॉनेटरी पॉलिसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, और मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। दोस्तों एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव प्रवृत्ति, भूल जाने की। स्वयं भोलेनाथ दर्शन ले लें और आके पढ़ा दें, तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे। यस दोस्तों, स्वयं भगवान आ जाए दर्शन ले जाएं तब भी आप भूल जाओगे। लेकिन अब एक तरीका आपको बताते हैं, वो भी सिर्फ 3 सेकंड के अंदर, और आप जिंदगी भर जो आज पढ़ाया वो नहीं भूलोगे। और समय स्टार्ट होता है अब। इन्फ्लेशन में आई आता है और इन्फ्लेशन के समय सब कुछ इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन में आई और इंक्रीज में भी आई, चलो भाई मौज आई। और डिफ्लेशन में डी और सब कुछ डिक्रीज, डी डी, चलो भाई हो गया याद।
दोस्तों अब आप जिंदगी भर के लिए याद हो गया कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा। चलिए एक और डीप बात, जब आरबीआई ये सारे स्टेप ले रहा है तो इसे आरबीआई ने एक नाम दिया है, तो इसे आरबीआई कहता है डियर या टाइट मनी पॉलिसी। तो इसे आरबीआई ने नाम दिया है महंगी मुद्रा नीति, हिंदी में लिख लें महंगी मुद्रा नीति। और जब आरबीआई ये वाले स्टेप्स लेता है तो इसका नाम आरबीआई ने दिया है चीप मनी पॉलिसी, सस्ती मुद्रा नीति। तो ये दो टाइप्स की पॉलिसीज हैं भारत में, एक महंगी मुद्रा नीति और एक सस्ती मुद्रा नीति। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ड्यूरिंग डियर मनी पॉलिसी द रिवर्स रेपो रेट वुड, महंगी मुद्रा नीति में विपरीत रेपो दर होगा, तो आंसर होगा इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट जीरो, तो आंसर वुड बी इंक्रीज। एक और डेप्थ में बात बता देते हैं, आज गुरुजी का मूड अच्छा है, तो वो ये कि जो सीआरआर और एसएलआर हैं, ये जो सीआरआर और एसएलआर हैं, दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन्हें मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष यंत्र कहते हैं। दे आर कॉल्ड डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन्हें मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष यंत्र कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जरा दिमाग लगाइए कि मान लो डिफ्लेशन के समय पूरे देश में आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है और ऐसे टाइम पर आरबीआई ने बैंक रेट रेपो रेट कर दिए मान लो कम, राइट, ये सोच के कम कर दिए कि बैंकें आएंगी और मुझसे भर भर के लोन ले जाएंगी, तो बैंकों तो मार्केट की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो कोई बैंक आई नहीं, का नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर आरबीआई ने कहा कि बेटा अब तुम 4% की जगह सिर्फ 1% दो सीआरआर और 18.75% की जगह मात्र 10% अपने पास रखो, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हुई, स्पॉन्टेनियसली तुरंत की तुरंत बढ़ गई। तो मुझे बताइए मनी सप्लाई पर ज्यादा इम्पैक्ट और स्पॉन्टेनियस इम्पैक्ट किस चीज का पड़ा, बैंक रेट और रेपो रेट का और सीआरआर और एसएलआर का। तो सीआरआर और एसएलआर हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई और स्पॉन्टेनियस इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए दोस्तों बैंक रेट और रेपो रेट से ज्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का सीआरआर और एसएलआर है, इसलिए दे आर कॉल्ड डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड अपार्ट ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसे अपन लोग प्रत्यक्ष यंत्र कहते हैं और इन सबको अप्रत्यक्ष यंत्र कहते हैं। दोस्तों आप लोगों की 15 तारीख से छुट्टियां हैं, 15 और 16, अच्छा ठीक है, तो 15 और 16 2 दिन छुट्टियां हैं, मेरे लिए कल से ही छुट्टी है दोस्तों। सो इसे अपन कहेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इंस्ट्रूमेंट और मुद्रास्फीति और अपस्फीति के यंत्र। जल्दी और उनका प्रयोग बताइए कमेंट के द्वारा, कैसा मजा आया, धांसू और नहीं, और कुछ स्वाद मिला, कुछ ज्ञान मिला आज की क्लास में या नहीं। फिर मैं लौटूंगा अभी 2-3 मिनट के बाद। मैं इंतजार कर रहा था कि कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस मेरे पास बने पड़े थे, लेकिन ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे, अभी मैं ढूंढवाता हूँ और आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन कमेंट में ये जल्दी से मुझे बताएं कि ज्ञान कैसा मिला, कुछ समझ में आया या नहीं आया, और यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन खत्म हो रहा है। जल्दी से कमेंट करें। हाँ भैया आया।
ना, बहुत बढ़िया। क्यों भाई विकास सनोडिया, तुझे रोहन से क्या करना, क्या रोहन सामने आना। थैंक यू सो मच दोस्तों आपके इस वंडरफुल रिप्लाई के लिए। दीक्षा गौर कह रही हैं, धांसू नेम सिंह कह रहे हैं जबरदस्त, सोनी वर्मा समझ आ गया पर भूल जाएंगे। तो बेटा बॉर्नविटा पियो तुम और योगा करो, क्योंकि तुम्हारा योगा से ही होगा। बिना योगा के तुम्हारा सोनी वर्मा कुछ नहीं होगा। सर टाइट पॉलिसी को स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी कह सकते हैं, यस। इसे अपन स्ट्रिक्ट पॉलिसी, इसे लूज मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं ना। अब दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला। धांसू सर आज तो गजब हो गया सर, आप मूड बनाकर आए थे क्या सर? यस अम्बुज जी। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन रोहन के द्वारा आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तो अभी दोस्तों अब हम लोग थोड़े एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्फ्लेशन में, जबरदस्त। और जस्ट गिव मी 1 मिनट और गिव 1 मिनट टू रोहन। हाँ कहाँ कर दूं? हाँ कर दो, जो करना है कर दो, मुझे क्वेश्चन देखने चाहिए बस। चलो भाई पहला क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा बड़ा करो, बड़ा कर दो, मैं थोड़ा कम दिखूंगा चलेगा, मैं यहाँ आ जाऊँ, बस बस बस। देखिए पहला क्वेश्चन, मुझे थोड़े से कमेंट भी दे दीजिए साइड में। हिंदी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है सोनी जी हिंदी में। और रोहन थोड़ा साइड में करो, मुझे पूरा दिखाओ अच्छी तरह, थोड़ा सा ये खिसका दो बस, थैंक यू। हाँ सोनी वर्मा मैं बोलूंगा हिंदी में, चिंता मत करें। इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच, हिंदी में मुद्रास्फीति वह अवस्था है जहां द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस फर्स्ट एंड इंक्रीजेस लेटर। तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक मुद्रास्फीति की स्थिति है जहां पर पहला मूल्य का मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा का मूल्य दूसरा बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य पहले बढ़ता है बाद में घटता है, और मुद्रा का मूल्य पहले घटता है बाद में बढ़ता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा क्या कि द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। दोस्तों पहला स्टेटमेंट आप याद करिए सबसे पहले दिन की क्लास का, सोनी वर्मा ने भले ही इंग्लिश में लिखा है लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, और बिल्कुल चिंता नहीं करें, और मुझे अब एक भी कमेंट नहीं चाहिए हिंदी इंग्लिश का, क्योंकि मुझे मतलब नहीं, बस मतलब ये होना चाहिए आपको सवाल समझ में आए, आंसर समझ में आए, दैट्स इट। दोस्तों वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, प्राइसेस इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, याद करिए। पहला स्टेटमेंट इन्फ्लेशन का, क्वेश्चन फंस गया। दूसरा क्वेश्चन प्लीज, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है। थैंक यू। एक और क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन गायब हो चुका है स्क्रीन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग स्लोली एंड नाउ गोइंग टू इंक्रीज द साइज, यस। सो और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थोड़ा छोटा। हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इन्फ्लेशन से वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं। हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी। दोस्तों इन्फ्लेशन से जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, नेम सिंह बाकी जितने भी लोग, कम ज्यादा ऐसा जवाब नहीं दीजिए, 2 का ए 3 का बी ऐसे जवाब देना है। तो सेकंड का जवाब दीजिए जल्दी से, क्या है दोस्तों? हाउ द इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मुद्रास्फीति से वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, बिना पढ़े आप आंसर दे सकते हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। तो हिंदी इंग्लिश मत देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो देखने की कोशिश करिए, और हो सकता है एक दो क्वेश्चन आप लोगों को नए भी मिले। और जल्दी से बताइए कमेंट में ये आपको तरीका कैसा लगा। तो अपन हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ेंगे, थोड़ा छोटा करो रोहन प्लीज, कमेंट है ना यहाँ, थैंक यू थैंक यू। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर देयर इज अ हाई व्हेन देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, हिंदी में जब अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रास्फीति होता है, हाउ विल इट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी, हाउ विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो ये अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी को कैसे प्रभावित करता है।
तो दोस्तों ध्यान सुनिए कि क्या कि when there is a high inflation in the economy, how it will affect the supply of money in the economy, कैसे ये मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करेगा। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, नो अफेक्ट ऑन द सप्लाई, बी, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेस, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस। जल्दी जवाब दीजिए। सौरभ तिवारी ने कहा सी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस। वेरी लवली दोस्तों। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर अपन मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं। राइट दोस्तों, बिल्कुल सेम लैंग्वेज मिल रही होगी। आप लोग जल्दी से मुझे ये बताएं कि एकदम आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेम मिल रही है नहीं, और ईमानदारी से बहुत बढ़िया तरीके से बताएं दोस्तों ये तरीका हमारा कैसा लगा। हर एक चैप्टर ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले फुल फ्लैश कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमी पूरी तरीके से सुधर जाएगी। दोस्तों मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि मैं अपनी ईमानदारी से, दृढ़ निश्चयता के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप लोगों को कंटेंट के साथ बढ़िया पढ़ाऊं। लेकिन बेटा अगर तुमने ना पढ़ने की कसम खा रखी और तुमने अपने माँ बाप का नाम डुबाने की पूरी ठान रखी, तो उसमें स्वयं भगवान, परमात्मा, अल्लाह, राम और यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छी तरह पढ़ना है तो आप लोग बढ़िया से पढ़ें। ऐसा कंटेंट मिलेगा भी आने वाली क्लासेस में। देखिए इतने दिन से बैच स्टार्ट हुआ और हमने कम से कम अपने इतने घंटों में, कई घंटे हो गए होंगे, आप वीडियोस में काउंट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन खत्म किया। सिर्फ आप लोगों के लिए इतना बढ़िया पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ, थैंक यू सो मच, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चौथा क्वेश्चन रोहन भाई प्लीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा बड़ा करेंगे प्लीज, थैंक यू, और बस, थैंक यू सो मच। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन। पढ़ाया है मैंने कि निम्नलिखित में से किस क्लास, किस तबका को, किस वर्ग को मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है विल नॉट अफेक्ट बाय द हायर इन्फ्लेशन। तो पहला द कंज्यूमर क्लास। दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था द विनर्स एंड लूजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, और आप लोग उसको याद कर सकते हो, जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। विनर्स एंड लूजर्स ऑफ इन्फ्लेशन में जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें विनर्स एंड लूजर्स में, तो कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन के समय नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डेटर क्लास को नकारात्मक प्रभाव आप लोग बताएंगे। फायदा किसको होता है, लोन लेने वाले को या लोन देने वाले को? तो लोन लेने वाला फायदे में होता है, डेटर। और दोस्तों पेंशनर्स क्लास को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब क्रेडिटर और डेटर में किसको फायदा होता है, जो लोग लोन लेते हैं। तो सी है पेंशनर्स क्लास। तो किसको, मतलब जो पेंशनर्स हैं, तो पेंशनर्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम बात करें पेंशनर्स तो उन्हें फिक्स्ड इनकम ग्रुप में आते हैं, उन्हें नुकसान होता है। बिजनेस क्लास को भी फायदा होता है। तो क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, बी और डी। आप याद करिए, फायदा किसे होगा, जो लोग लोन लेते हैं, डेटर्स, ऋण लेने वालों को, और बिजनेस क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड डी। तो इसके नीचे ऑप्शन थे जो उन्होंने दिखाए नहीं आपको कि इनमें से कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी और डी। राइट, तो बी और डी इसके दो आंसर हैं। नाउ नेक्स्ट, आगे बहुत बढ़िया सौरभ तिवारी, बी एंड डी। कमेंट प्राइवेट से पब्लिक कर दो बस, ठीक है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? दोस्तों आप लोग जवाब दे सकते हैं। स्टैगफ्लेशन, a situation in which economy experiences recession, a situation in which economy have high inflation and recession altogether, an economy where unemployment is high, both in B and C। दोस्तों ठीक है, बाय। दोस्तों a situation in which economy experiences a recession, नहीं, एक ऐसी स्थिति जहां पर अर्थव्यवस्था में मंदी हो। बी, a situation in which the economy have high inflation and have inflation and recession altogether। B is 100% right, and the C is an economy where unemployment is high। No, not so high, लेकिन unemployment कम होगा। तो both B and C। तो unemployment start decreases, कम, not very high। is high जो word है is not right।
लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भी होगी, तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा बड़ा किया जाए दोस्तों। हु कंपेयर्ड द इन्फ्लेशन विद द रॉबर्स। तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये जस्ट फैक्चुअल है, याद करना है, किसी को पढ़ लो। बहुत बड़ी थ्योरी है दोस्तों, मैंने अपने बीकॉम ऑनर्स में पढ़ा था, लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन को कंपेयर रॉबर्स के साथ मुद्रास्फीति का एग्जाम्पल देकर किसने समझाया। तो प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील ने। तो प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन विद द रॉबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। खांसी हो गई यार। तो नेक्स्ट है हु रोट द बुक। रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी। कि इसमें से हाउ टू पे फॉर मनी किसने किताब लिखी दोस्तों? तो प्रोफेसर जेम कीन्स, जॉन मेनाल्ड कीन्स साहब ने ये किताब लिखी हाउ टू पे फॉर मनी, and he was also the known as father of macroeconomics। तो करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर कीन्स। क्वेश्चन एग्जाम में इस लेवल के भी आते हैं, इसलिए मैंने ये आपको सैंपल देने की कोशिश की कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस भी पढ़ के जाएं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का जस्ट उल्टा कौन सा है? तो आंसर जल्दी से जवाब दे दीजिए दोस्तों। अब स्फीति का बिल्कुल विपरीत कौन सा है? अब स्फीति, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन और डिसइन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर इज 8 का इन्फ्लेशन। दोस्तों जो इन्फ्लेशन है वो डिफ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। नाउ वेरी गुड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं मिले क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Which one of the following measures is adopted to reduce inflation? आज की क्लास से दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा मेजर, कौन सा तरीका होगा जिसके द्वारा मुद्रास्फीति को कम किया जा सकेगा। तो रिडक्शन इन बैंक रेट, रिडक्शन इन रेपो रेट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जल्दी से जवाब दो। रिडक्शन इन बैंक रेट, रिडक्शन इन रेपो रेट। देखिए आज ही आप बैंक रेट रेपो रेट से तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो रहा, तो पहला और दूसरा हो गया कैंसिल। तीसरा देखिए इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो अगली क्लास में याद करिए मैंने क्या बताया था। और तीसरा कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज डी। इन्फ्लेशन के समय सरकार अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती है और रेवेन्यूज बढ़ा देती है। तो कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज बिल्कुल 100% कि सरकार अपने व्यय कम करती है। बेटा ये है एग्जाम्स के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर मैंने आप लोगों को लॉलीपॉप टाइप पढ़ा दिया होता जो आप लोगों के लोकल शहरों में भी पढ़ाया जाता है, तो वो लोग इस तरीके का नहीं पढ़ाते, ना इतना लेवल का आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। आई थिंक बहुत सारे बच्चे मेरी बातों से सहमत होंगे। जो बच्चे सहमत हैं कमेंट मैंने पब्लिक करा दिए, जल्दी से कमेंट में करें और मुझे बताएं कि मेरी बात कितनी सही है। कि आप लोग अगर कहीं और पढ़ते तो क्या इस लेवल का और इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलती या नहीं मिलती। ईमानदारी से अपने व्यूज़ मुझे दीजिए जिससे मैं और आगे अपनी क्लास को बढ़ा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन इन WPI इन इंडिया। दोस्तों आप जवाब दे सकते हैं इसका कि भारत में WPI के मुख्य सूचकांक, दीक्षा सिंह गौर कह रही हैं, सर जी एग्री, हरि कृष्ण कांडे कह रहे हैं 100% ट्रू। दोस्तों बस इन दो लोगों को मेरी बात शायद समझ में आई, बाकियों को नहीं आई। 100% परफेक्ट फैक्ट। थैंक यू सो मच सौरभ तिवारी, नेम सिंह, आई एग्री। तो दोस्तों यस सर आप सही कह रहे हो, यहाँ तो बुक सामने रख के पढ़ाते हैं। यस सोनी। तो ये है दोस्तों टाइम्स कोचिंग के की द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो आप लोगों को इतना बढ़िया पढ़ाया जाएगा भाई, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी आने वाले 3-4 महीनों में कमर की पेटी कस लो और फ्लाइट अपने टेक ऑफ पर आ चुकी है। एक चैप्टर हमने अपना फिनिश किया है इतना बढ़िया सा, अब हम आगे और बढ़िया चैप्टर पढ़ेंगे। और अगली क्लास का टॉपिक मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया, डिमांड एंड सप्लाई। नाउ दोस्तों थैंक यू सो मच अम्बुज जी।
सो व्हाट इज द बेस ईयर? हिंदी क्वेश्चन है कि WPI के मूल्यांकन मापन का आधार वर्ष क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर बहुत सारे बच्चों का, राजू कुमार थैंक यू, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके थे, मैंने पढ़े नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर है सी, 2011-2012। तो चलते दोस्तों, मुझे फिर 1 मिनट दो, मैं आया कुछ और क्वेश्चंस लेकर। सो फिर आपके साथ और थोड़ा सा डिस्कशन आज करेंगे। दोस्तों हैव अ ब्रेक ऑफ जस्ट 2-3 मिनट्स। रोहन इज मेकिंग सम क्वेश्चंस, तो फिर मैं आता हूँ। बस 2 मिनट सर, 2 मिनट।
पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग को पता था, इन्फ्लेशन का उल्टा पहले आया था डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का उल्टा इन्फ्लेशन, यहां था इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। दूसरा, थैंक यू सो मच सौरभ तिवारी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोमेना दैट लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इनमें से किसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा? तो पहला, इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउट स्पेसेस एग्रीगेट सप्लाई, जब किसी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मांग ज्यादा होगी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। मुझे यही आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट ऑप्शंस को रीड ही नहीं करूंगा। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए, तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम, तो प्राइसेस जाएंगे ज्यादा, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, डिफ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट सेट टू एग्जिस्ट व्हेन, डिफ्लेशनरी गैप इसका मतलब है चीजों की कीमतें कम, तो रियल जीडीपी इज मोर देन पोटेंशियल जीडीपी, दूसरा रियल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट कि जब रियल जीडीपी कम होगा और पोटेंशियल जीडीपी ज्यादा। तो याद करिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर में कहा था नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी अगर मान लो है 100 और रियल जीडीपी है 50, तो प्राइस हो गए 2 गुने, इन्फ्लेशन है। तो अगर रियल जीडीपी हमारा कम है और नॉमिनल जीडीपी ज्यादा है, तो आंसर हो रहा है क्या? इन्फ्लेशन। तो रियल जीडीपी जब ज्यादा होगा और पोटेंशियल जीडीपी कम, तो आंसर होगा पहला इसका, कि जहां पर रियल जीडीपी ज्यादा है, रियल जीडीपी है दोस्तों मान लो 200 और नॉमिनल जीडीपी आया 100, तो आंसर है 0,000 तो 0.5, तो इन्फ्लेशन कम हो गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रोहन। डिफ्लेशनरी गैप इज एग्जिस्ट, ये हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ये भी हो चुका है, कहाँ हो भाई, ये भी हो चुका है। हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब हो चुके हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पर खत्म करनी चाहिए। दैट्स इट फॉर द डे। और इन्फ्लेशन के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो चुके हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को, ये और कुछ अलग क्वेश्चंस भी आप लोगों के टाइम्स की ऐप में मिल जाएंगे आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में, और वो क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। तो मुझे लगता है क्लास को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए और आप लोगों को ज्ञान मिल गया होगा। सो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।